नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा एक बात और बताओ, पेपर में डाला हो तो तुमको आ भी जाना चाहिए। कौन बताएगा? तू बताएगी? बैठ के बता आराम से। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कौन करता है और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क कौन करता है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें वर्क कौन करता है? इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क इज डन बाय, तू बताओ धनराज, क्या नाम है तेरा? हर्षवर्धन। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कौन करता है? पीछे वाला बता, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कौन करता है? चल तेरे से एक बात पूछता हूँ, खड़ा हो जाओ। तेरे पास है ना दो कंटेनर है, एक में 5 लीटर पानी है और एक में 1 लीटर पानी है। कौन से केस में पानी लो टेम्परेचर पे बॉईल होएगा, कौन से केस में पानी हाई टेम्परेचर पे बॉईल होएगा? सेम ही टेम्परेचर पे बॉईल होगा, वेरी गुड। लेकिन कौन से केस में ज़्यादा हीट लगेगा, कौन से केस में कम हीट लगेगा? 5 लीटर वाले में ज़्यादा हीट लगेगा। तो हीट तेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, क्योंकि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करा। अभी सुन, पानी को जब मैं हीट कर रहा हूँ तो टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाएगा? 100 डिग्री के बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा सिडेल? आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस continuously keep on heating but the temperature of water will not rise. Why? Because amount of heat is required to convert water into vapor, that is called it as latent heat of vaporization. Process isothermal है। isothermal process में वर्क कौन कर रहा है? हीट। मिल गया ना आंसर? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कौन करता है? हीट। यही तो मेरा सवाल था, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कौन करता है? हीट एनर्जी यूज फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। समझा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बट हीट कांस्टेंट नहीं होता है। दूसरा सवाल किसको पूछे? तेरे को पूछते हैं। बोल, वंशिका नाम है ना तेरा? तू नहीं पूछेगी तो किसको पूछूं बता? एक बता दे, किसी को भी रेकमेंड कर दे, कोई बुरा नहीं मानेगा, सबका डिस्कशन हो जाएगा। हैरी पॉटर तेरे को पूछते हैं, अटेम्प्ट तो कर ले, चल मत आंसर। अच्छा आंसर मत बताना, आंसर मत बता, क्वेश्चन तो सुन ले खड़े हो गए। क्या क्वेश्चन है पता है? दे इधर, दे उसको, दे। ये अपने पास में देना बॉटल। ये मान लेते कि ये अपने पास इंसुलेटेड फ्लास्क, क्या ये इंसुलेटेड फ्लास्क, इसमें हॉट वाटर है ना? हॉट वाटर तू तेरे घर से लेके आया ना, हॉट वाटर है इसमें, ठीक है? हॉट वाटर है, या फिर ऐसे समझ ले कि चाय रखा है मैंने इसमें। 2 महीने तक गर्म रहेगा? नहीं रहेगा। 15 दिन गर्म रहेगा? नहीं। हार्डली 24 घंटे गर्म रहेगा, है ना? उसके बाद में ना ये इंसुलेटेड फ्लास्क में हॉट वाटर है बट हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हीट एक्सचेंज है ना, पानी गर्म है बट हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो पानी नॉर्मल कैसे हुआ, ठंडा कैसे हुआ जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है? तो पानी मेरा गर्म पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आया कैसे? मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क किसने किया? अरे हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। तो यही मेरा सवाल है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क कौन करता है? मैंने तेरे को लाइव एग्जांपल से समझाया है। पानी ठंडा कैसे हुआ? यस बरोबर। क्या किसने किया वर्क? इंटरनल एनर्जी। चल तू बैठ जा, तू खड़ी हो जा। आंसर तो तेरा राइट है, पर कैसे एक्सप्लेन कीजिए? ये गरम गरम पानी इंसुलेटेड फ्लास्क में रखा है, हीट बिल्कुल एक्सचेंज नहीं हो रही, तो पानी नॉर्मल हुआ कैसे? जो तूने बोला उसको इलेबोरेट कर। कैसे इलेबोरेट करेगी बताओ? कोई और किसी को पता है आंसर? हाँ बोल बेटा। नहीं नहीं, मेरा सवाल मैं सिंपल आसान भाषा में समझाइए कि इसमें गरम गरम पानी रखा है, वो नॉर्मल कैसे हो गया जबकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है? बस इतना ही है। कुछ भी तेरा आइडिया कुछ भी दे सकती है। बैठ जाओ, सोच, बैठ के सोच। कोई बता सकता है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, इंसुलेटेड सिस्टम है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो भी पानी ठंडा हो रहा है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में भी वर्क हो रहा है ये। लेकिन वर्क कौन कर कौन रहा है? मेरी बच्ची बोली इंटरनल एनर्जी। इसने इसका सुन के बोल दिया आंसर राइट है। कैन यू प्लीज़ इलेबरेट? आप इलेबरेट कर सकते हो। अरे रूबी वाली बच्ची तो कर सकती है ना, रूबी वाली बच्ची तो कर सकती है। नहीं पता? वो तो मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ तुमको, मैं खाली बातें कर रहा हूँ मैं, कि कल को मैं पेपर में डाल दिया ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोग करोगे क्या? तू बता सकती है? कुछ तो बोल। अच्छा कोई फालतू आंसर बोल, चलो मत राइट आंसर बोलो, फालतू आंसर बोलो।
क्या बोलता है? कुछ भी फालतू आंसर बोलना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ राइट आंसर बोल। चल एक फालतू आंसर दे, चल पानी ठंडा कैसे हो, फालतू आंसर, राइट आंसर नीचे है, गलत आंसर दे। नहीं नहीं फालतू आंसर दे। हाँ वही वही वाला रॉन्ग आंसर बोल। क्या बोल रहे हैं? बॉटल खोल दी। बॉटल खोल दिया, बॉटल खोल, नहीं यार ये सब नहीं किया है, फालतूगिरी नहीं की, इतना फालतूगिरी नहीं किया है यार। कुछ भी, कोई एक आंसर, अरे बोलो ना, बोलना आंसर, एक आंसर बोलने में क्या आता है? क्या बोलती है? बोल तो। एक बच्ची मेरी बोल रही है, सुन, वेपर उठा, वेपराइज होके कंडेंस होके चाय में गिर गया और चाय ठंडी हो गई। पूरा ऊपर तक भरा है, मैं वेपर बनने ही नहीं दूंगा, मैं वेपर को ऊपर उड़ने ही नहीं दूंगा, मैं कंडेंसेशन होने ही नहीं दूंगा मैं। क्या बोलती है सिडाल एंड कंपनी? क्या बोलता है बाबा? कैसे होगा? मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं तो हाँ एकदम सही बोल रहा है। एक मिनट रुक 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 रुक, सबको सुनाई भी देना चाहिए क्योंकि आंसर तेरा राइट है। बोल जोर से बोल। मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं तो स्लो हो। मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? सही बोल रहा है, जोर से बोल। मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं तो स्लो होते जा रहे हैं। हाँ फिर आधा ही बोलेगा तू? तू बोल सकता है पूरा? कोई बोल सकता है? हाँ बोल, सही बोला तू, अभी जो बोला वही आंसर है। क्या? यस। देख क्या है पता है, चाय हॉट है ना, कोई भी हॉट सब्सटेंस में, कोई भी हॉट सब्सटेंस के पार्टिकल कैसे होते हैं? रैपिड एंड रैंडम मोशन। क्या होता है? मतलब समझ लो कि ये जो रूम है ना, ये थर्मस है। रूम कौन है? और हम सब लोग हैं ना चाय के पार्टिकल है। हम सब क्या है? और है ना रूम में आग लगा दिया गया है, तो क्या तुम एक जगह पे बैठे रहोगे? सब भागेंगे ना इधर उधर, बाहर निकलने का ट्राई करेंगे। हीट आ रही है ना, हीट, चाय गर्म है, चाय का पार्टिकल गर्म हो रहा है, तो क्या होगा? रैपिड एंड रैंडम मोशन में सब आपस में टकराएंगे, सारे पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। कोलिजन से क्या होगा? ड्यूरिंग एवरी कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लॉस, इंटरनल एनर्जी, जो पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी हो क्या होगी? तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, चाय ठंडी हो गई, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हॉट टी है, हॉट टी में पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैपिड एंड रैंडम मोशन, दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लॉस, इंटरनल एनर्जी लॉस, और टेम्परेचर क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क किसने किया है? इंटरनल एनर्जी। कैसे वर्क हुआ? तो अपन ने देखा कि गर्म चाय ठंडी हो गई। समझा? ये तो मैं खाली ऐसे इन जनरल ऐसे बात कर रहा हूँ, वैसे मेरे को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना थोड़ी है, आपके दोस्त आपके सर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ऐसा खाली जनरल टॉक कर लिया। तो अगर मैंने 2 क्वेश्चन डाले तो आप आंसर बता लोगे ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क इज डन बाय हीट, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क इज डन बाय इंटरनल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? और एक सवाल पूछूं? फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स वाला भी आपसे पूछेगा। चल तेरे को पूछता हूँ, तेरा नाम क्या है दोस्त? हाँ नाम तो बता तेरा, भूल गया हूँ मैं। नैनेश, क्या नाम है? धैर्य। चलो एक सवाल है, क्या सवाल है पता है? बस बस भाई, कितना हंसेगा, समझ गया है, वैसे समझ तो रहा है ना सबको। क्या सवाल है पता है? अपना जो फ्रीज है, फ्रीज क्या करता है? ठंडा करता है। मान लो कि आपका एक छोटा सा बेडरूम है और आपके बेडरूम का एसी ख़राब हो गया है, तो आपने अपना अलग दिमाग लगाया, अपना किचन में से फ्रीज उठा लाया है और फ्रीज को दोनों डोर उसकी खोल के रख दिए। अब मुझे बताओ, सवाल समझ गया? सवाल फालतू है, ठीक है, बट ये नीट इसमें जेई मेंस में आया हुआ सवाल है कि बेडरूम में, आपके बेडरूम ने आपने में एसी की जगह पे फ्रीज चालू करके रखा है, उसका डोर दोनों ओपन कर दिया है। अब रूम का टेम्परेचर कम होगा कि ज़्यादा होगा कि उतना ही रहेगा? सवाल समझ गया ना? बोलो, थर्मोडायनामिक्स का सवाल है, बोलिए क्या आंसर होगा? मतलब रूम ठंडा होएगा कि रूम गर्म होगा कि रूम टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोल रहा है ठंडा होएगा, तू बोल रहा है गर्म होगा। तुम लोग क्या बोल रहे हैं? मतलब जस्ट ऐसे तूने ट्राई किया, घर पे फालतूगिरी किया, एक बार बता तो दे क्या होएगा?
एमिट करता है, जिससे बोलते हैं ज़्यादा फ्रिज यूज़ करने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो हीट एमिट करने से भी मतलब इसका बात छोड़ देते हैं, बाकी तुम लोग अपना आंसर दो। इसका बात छोड़ देते हैं, बाकी आपका क्या आंसर है, क्या बोलते हैं? तो तेरे घर के सारे फ्रीज एसी बंद कर, तू ग्लोबल वार्मिंग का इधर ज्ञान दे रहा है ना बैठ के। खुद के घर में 4 एसी लगाया है। हाँ, तेरे घर पे कितना एसी कितना है? फ्रिज तो एक ही रहेगा, एसी कितना है? सब बेडरूम में एक एक है, 3 एसी है। तो तेरा तीनों एसी निकलवा के भेजता हूँ, तू रेडी रख, मैं इलेक्ट्रिशियन को भेजता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग ज्ञान बांट रहा है, खुद के घर में 3 एसी है, कार में भी एसी है ना तेरा। बस ना, रहने देना, बिग बॉस ये वाला कट कर देना, ठीक है? मास्टर क्लास का एसी निकलवाने का बात कर रहे हैं क्या है यार, काम करने दे थोड़ा दिन हमको। क्या होएगा आंसर, क्या होएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। धैर्य भी बोल रहा है, तू भी बोल रही है, तू क्या बोलती है बताओ? तो कुछ बोल ना, तू क्यों नहीं बोल रही है? बोलो क्या बोलते हैं? टेम्परेचर क्या रहेगा? कम ज़्यादा क्या रहेगा बेटा? पीछे क्या रहेगा? कांस्टेंट कम होएगा ज़्यादा होएगा? क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रहेगा। तू क्या बोलता है? ठीक है, तुम लोग क्या बोलते हो? कांस्टेंट। क्या बोलती है बच्ची? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना यार। कांस्टेंट क्या बोलते हैं तुम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज, कांस्टेंट। तू भी इसके साथ जाना चाहेगी? वंशिका कांस्टेंट में जाएगी। तुम लोग नहीं रहेगा कांस्टेंट। जो ये बोल रहा था ये गधे का आंसर राइट था। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब घर के तेरे बेडरूम में हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एसी का जो कंप्रेसर है उसका काम है एक छोटे जगह को ठंडा करना। तुमने डोर खोल दिया है तो वो पूरा रूम उसके लिए सिस्टम हो गया। पूरा रूम क्या हो गया है? सिस्टम। अब वो इतनी चीज़ को ठंडा नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो क्या रेडिएट करेगा? हीट रेडिएट करेगा। ये इडियट सही आंसर बोल रहा था, एकदम तेरा आंसर एकदम सही था। मतलब छोटे से कंप्रेसर पे बहुत सारा रूम को, इतने बड़े रूम को ठंडा करने का क्या है लोड। जब आप एसी खरीदते हो ना उसमें आपको बोलता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन। मतलब आपके रूम की कैपेसिटी के हिसाब से वो क्या देगा आपको देगा। अगर रूम के कैपेसिटी के हिसाब से तुमने एसी नहीं लगाया, बहुत सारे बच्चे बैठे और यहाँ 0.5 टन का एसी लगा दो तो ठंडा नहीं होएगा, क्या होएगा? क्या होएगा? गर्म होगा। तो एसी का डोर तूने खोल दिया है, तो पहले एसी के कंप्रेसर को, मतलब फ्रिज के कंप्रेसर को बहुत छोटा डिपार्टमेंट ठंडा करना था, अब पूरा रूम ठंडा करना है। उसके ऊपर लोड आएगा, कंप्रेसर क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। तो रूम का टेम्परेचर क्या आएगा? बढ़ जाएगा। ये फिजिक्स वाले सर भी ये सेम क्वेश्चन पूछेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तब तू सेम उनको आंसर देना। तूने बहुत सही आंसर दिया है, समझा? तो कभी कभी ऐसे रॉन्ग बच्चे से राइट आंसर मिल जाता है। सही था तेरा आंसर यार, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट, सही आंसर, गुड। चलो अब अपन टॉपिक पे आते हैं। अब अपना टॉपिक हेडिंग लिखो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर लेक्चर में एक एक दो कॉन्सेप्ट मैं तुमको सब लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? हेडिंग लिखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बॉटल, अरे तो बॉटल के पीछे क्यों पड़ा? थोड़ी देर रहने देना यार। चलो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर बड़ा है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, रोज 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है? लिखा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी टॉपिक मैंने इसके तुमको जीओसी इसमें कराए, केमिकल बॉन्डिंग में कराए, फिर करा दूंगा आपको, रिकलेक्ट करा दूंगा। तो पहले वो चीज़ें करते जो मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है, ठीक है? तो क्या पढ़ते सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हेडिंग डालो हाइपर कॉन्जुगेशन। वैसे जीओसी यहाँ से स्टार्ट होता नहीं है, पर मैंने छोटी छोटी चीज़ें तुमको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई है, तो अब मैं स्टार्टिंग में रिवाइज करना नहीं चाहता हूँ, मैं बाद में रिवाइज करूँगा। तो पहले अपन कुछ नया, कुछ फ्रेश पढ़ते हैं, अच्छा सा एक इफेक्ट पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। चुपचाप सुनने का, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है?
सो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, दिस इफेक्ट वॉज गिवन बाय, ये अपने को ये इफेक्ट किसने दिया था पता है? दिस इफेक्ट वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? नेथन एंड बेकर। इसको हम लोग नेथन बेकर इफेक्ट बोलते हैं। ये इफेक्ट का काम क्या है? ये इफेक्ट से हमको क्या पता चलेगा पता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या पता करके देगा ये? यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी। क्या पता करके देगा? स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, अल्कीन एंड फ्री रेडिकल। किसकी स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं हम लोग? इसमें से इसकी स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, कार्बोकटायन, अल्कीन और फ्री रेडिकल। ये सब चीज़ें मैंने तुमको केमिकल बॉन्डिंग में बता दिया है। फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकटायन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, सब बता दिया है मैंने। ठीक है सर, हम लोग करेंगे क्या स्टेबिलिटी पता करके? क्या कर लेंगे स्टेबिलिटी पता करके? तो स्टेबिलिटी पता चलेगा तभी तो रिएक्टिविटी पता चलेगा। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मुझे कोई भी रिएक्शन करना है तो मैं क्या चाहूँगा? मैं ऐसा रिएक्टेंट सिलेक्ट करूँगा जो फटाक से रिएक्ट हो जाए, जो जल्दी रिएक्ट हो जाए। उसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? तो अनस्टेबल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। अनस्टेबल कंपाउंड्स आर क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड्स आर व्हाट? मोर रिएक्टिव। ठीक है। और अगर हाईली स्टेबल रहेगा तो क्या होएगा? हाईली स्टेबल है तो क्या होएगा? लेस रिएक्टिव रहेगा। हाईली स्टेबल रहेगा तो क्या रहेगा? लेस रिएक्टिव। इतनी चीज़ें पता चली। क्या क्या पता चली कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किसने दिया था? नेथन बेकर। क्यों दिया था? स्टेबिलिटी पता करने के लिए। किसकी स्टेबिलिटी पता करने के लिए? कार्बोकटायन, अल्कीन और फ्री रेडिकल। क्या करेंगे स्टेबिलिटी पता करके? क्या मिलेगा मेरे को? रिएक्टिविटी। कि जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो स्टेबल कंपाउंड है वो क्या है? कम रिएक्टिव है। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का एक नाम और है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, देख स्टार्टिंग में कुछ समझेगा नहीं, जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ कुछ नहीं समझेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको पता है? क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। कुछ समझ में नहीं आया सर, जाने देते, थोड़ा देर और देखते, थोड़ा देर और जाने देते। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है पता है? सीधा सीधा बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है पता है? सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में। अब थोड़ा थोड़ा इसको अच्छी लैंग्वेज में बोलूँगा मैं। जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाई बॉन्ड में। अब थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में बोलूँगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू p ऑर्बिटल ऑफ नेबरिंग कार्बन एटम। p ऑर्बिटल ऑफ नेबरिंग कार्बन एटम। ठीक है, नेबरिंग कार्बन एटम। तो क्या क्या मैंने बोला एक बार देख लेते। अभी मैं इफेक्ट बताऊंगा अभी, तो तब तुमको समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। हो सकता है कि अभी कुछ नहीं समझा रहे सर, ये तब कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, मत समझ। अभी एग्जांपल देखें। किसने दिया? नेथन बेकर। क्यों दिया? स्टेबिलिटी पता करने के लिए। किसकी स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं हम लोग? कार्बोकटायन, अल्कीन और फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी पता करके रिएक्टिविटी मिलेगी, रिएक्टिविटी करके पता होकर ये पता चलेगा कि कौन से रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करना है, रिएक्शन स्लो करना है कि फास्ट करना है। इसका दूसरा नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। होता क्या है? सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। उसको थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बोल दिया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाजू वाले कार्बन के p ऑर्बिटल में चला जाता है। मतलब इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। क्या इसके पास? ये बोलता है कि मेरे पास फ्री ऑर्बिटल है, मेरा ऑर्बिटल ऐसा खाली पड़ा हुआ है, तो ये बोलता है कि मैं तेरे ऑर्बिटल में मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन रख लूँ क्या? तो बोलता है रख ले। तो इसने इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख लिया और ये लोग के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड क्रिएट हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये इसको छोड़ के जाएगा नहीं, इसको क्योंकि इसके पास है ना, इसके फ्री इसके इलेक्ट्रॉन है। अब ये जहाँ भी जाएगा उसको याद आएगा, अबे इसके पास तो मेरा इलेक्ट्रॉन रखा है, बरोबर ना?
समझा? ये पहले इसको इससे कोई मतलब नहीं था, ये अपना अलग घूम रहा था, ये अपना अलग घूम रहा था, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये अपने पाई ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल लेके घूम रहा है, ये दोनों आपस में मिले, दोनों का बात हो गया, ये बोला देख मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये बोला मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसने रख दिया, अब ये छोड़ के भी जा नहीं सकता है, समझा ना दोस्त? अब तो इससे दूर नहीं जा सकता है, तेरी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। अब आओ बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखो बच्चों, एग्जाम्पल के साथ पता करते हैं। देख जो बोला मजाक में नहीं बोला, अभी इधर पे देखो दिखाऊंगा अभी मैं, ऐसा कुछ मजाक नहीं चल रहा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो हमारे पास में एक कार्बोकटायन है CH3 CH2 CH2+, ये मेरे पास अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेट क्या होता है? अल्फा, ये सिस्टम है, कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन के बाजू वाले को बोलेंगे अल्फा कार्बन, क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेट। तो हाइपर कॉन्जुगेट मतलब होता क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर कॉन्जुगेट? हाइपर कॉन्जुगेट, हाइपर कॉन्जुगेट का मतलब होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या होता है? ठीक है, अल्फा मतलब क्या होता है? सिस्टम के बाजू वाला, सिस्टम के बाजू वाला, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला, कार्बोकटायन के बाजू वाला, अल्कीन के बाजू वाला, ठीक है, फ्री रेडिकल के बाजू वाला। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, तो ये वाला कार्बन तू है, ये वाला कार्बन तू है, बराबर है? अनस्टेबल है, ये क्या है? अनस्टेबल है। किसी के ऊपर प्लस चार्ज लगाए, माइनस चार्ज लगाए, तो वो क्या है? अनस्टेबल है। चार्ज मतलब अनस्टेबल, चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा ताकतवर है? कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा। एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये बोलता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? इसके ऊपर चार्ज, ठीक है, समझाओ। यहाँ तक की कहानी समझा कि नहीं समझा? कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन was more electronegative, attract electron towards itself, and hydrogen acquires positive charge and carbon acquires which charge? नेगेटिव चार्ज। अब वो देख, वो वाली स्टेट आ गई, तो बोल रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास जगह नहीं है रखने का। तो बोलता है मेरे पास जगह है। कैसे कैसे जगह है सर? आप क्या बोल रहे हो मेरे पास जगह है? कहाँ है जगह, दिखाओ। तो कार्बन है, तेरा एटॉमिक नंबर 6, तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p। अबे गधा है, कह रहे 2p6 बोल रहा है क्या? तेरे पास एस में जगह है नहीं, एक बेडरूम में तू रहेगा, एक में तेरे पेरेंट्स रहेंगे, एक ऐसे नौकर लोग के लिए खाली पड़ा है, एक एक नौकर है, अलग अलग रह रहा है। तो इसको बोलेगा आना, रख लेना तेरे इलेक्ट्रॉन, मेरे पास, मेरे पे पी ऑर्बिटल में 6 लोग आ सकते हैं। तेरे पास 2 एक्स्ट्रा है ना, मेरे पास 2 है ही है, 6 लोग पी ऑर्बिटल में 6 आ सकते हैं ना। तो तू अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में रख रहा है, एक इधर रखा और एक इधर रखा। ये देख, सब झोल तो इधर ही होएगा। क्या झोल होगा सर? आप झोल झोल क्या बोल रहे हो सर? सीधा सीधा बोलो ना, क्या होएगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? ये पहले सिग्मा बॉन्ड था, अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या हो गए? अब पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? तो इसको बोल रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, तो ऐसे नहीं बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा वो? और फिर तू इसको छोड़ के जा नहीं पाएगा। ये देख, ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, बरोबर ना दोस्त? ये सिग्मा और ये बन गया पाई, और ये एच ऊपर लटका रह गए, इनको दोनों स्टेबल हो गए, तू मर जा, भाग इधर से। बन गया ना? जो पहले अनस्टेबल था वो क्या हो गया? स्टेबल। पहले चार्ज था, अब चार्ज है क्या? इसको भेज दे जा तू। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस, तेरे साथ कोई बॉन्ड नहीं, हम लोग आपस में स्टेबल हो गए रेजोनेंस की वजह से, समझा? अब ये कार्बन इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि सिंगल बॉन्ड में? सिंगल बॉन्ड में नहीं रहेगा, दे डबल बॉन्ड में। किसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है? जितना बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, जितना बॉन्ड बढ़ेगा उतना क्या आएगा?
न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होएगा, ट्रिपल बॉन्ड में और ज़्यादा अट्रैक्शन, समझो। तो एक सिग्मा एक पाई, पहले क्या था, खाली क्या था, सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड। ऐसा एक बार नहीं हो सकता है दोस्त, ऐसा कितने बार हो सकता है, 2 बार। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेट, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेट है, 2, ऐसा 2 बार हो सकता है और स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो समझा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ये वाली स्टोरी पहले तुमको यहाँ तक लिखनी पड़ेगी, हाँ ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ, लिखते हैं अभी अपन। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, आज का टॉपिक अपन चालू कर दें हाइपर कॉन्जुगेशन से। हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, और इधर पढ़ने का इधर ही पढ़ के ख़त्म करके जाने का, ठीक है। लिखो, मैं लिखा रहा हूँ तो कुछ मतलब। पहला पॉइंट, इट वॉज गिवन बाय नेथन एंड बेकर, इट वॉज गिवन बाय नेथन एंड बेकर। दूसरा पॉइंट, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन क्या, स्टेबिलिटी ऑफ, it is used to determine stability of कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। दूसरा, अल्कीन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, अल्कीन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है। दूसरा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। as the stability increases, reactivity decreases, as the stability increases, reactivity decreases। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या होएगा, ठीक है। फिर लिखो, अनस्टेबल कंपाउंड हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल कंपाउंड हाईली रिएक्टिव, लिखा अनस्टेबल कंपाउंड हाईली रिएक्टिव, हाईली स्टेबल कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव। It is also known as no bond resonance effect. It is also known as no bond resonance effect. It is also known as no bond resonance effect. Next point में लिखो, in this effect sigma electrons are transferred into, sigma electrons are transferred into p orbital of neighboring carbon atom, sigma electrons are transferred into p orbital of neighboring carbon atom। Sigma electrons are transferred into p orbital of neighboring carbon atom। लिखा, sigma electrons are transferred into p orbital of neighboring carbon atom। ठीक है। अगला पॉइंट, 5 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट, ठीक है। ये लिखो,
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं तुमको बहुत सारे कंपाउंड दूंगा, आपको उनकी स्टेबिलिटी पता करना रहेगा। चलो अभी थोड़ा अपन एमसीक्यूज करते हैं। आपको हाइपर कॉन्जुगेट निकालना है और स्टेबिलिटी पता करना है। आओ चलो देखते हैं कितना है इसका हाइपर कॉन्जुगेट। ए वाले का, फर्स्ट वाले का कितना आएगा हाइपर कॉन्जुगेट? बच्चों ये आपका सिस्टम हो गया, उसके बाजू में अल्फा पोजीशन है। कितना एच है इसके पास? 3। ये आपका सिस्टम है, इसके पास कितना अल्फा एच है? इसके बाजू में कुछ है क्या? है ना, अल्फा एच इक्वल टू 0, तो अल्फा एच इक्वल टू 0 कोई नहीं है इसके पास। तो अगर मैं इसको ए बी सी दिया तो कौन ज़्यादा स्टेबल आएगा? ए ज़्यादा स्टेबल है कि बी है कि सी है? कौन ज़्यादा स्टेबल है? जिसके पास जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट उतना ज़्यादा स्टेबल। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? अरे इधर 3 है, इधर 2, इधर कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा अल्फा है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। समझ में आ गया? चलो दूसरा ट्राई करते हैं। चलो बताओ। बोलो कितना अल्फा एच है? ये देख, ये सिस्टम है, इसके बाजू वाला ये भी अल्फा, ये भी बाजू वाला है, इसके बाजू वाला ये, इसके बाजू वाला ये। कार्बोकटायन को डायरेक्ट कौन कौन हटे? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। बोलो इसका अल्फा एच कितना है? इसका अल्फा एच कितना है? और इसका अल्फा एच कितना है? इसका कितना अल्फा एच है? 6। इसका कितना है? 5। और इसका कितना है? कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ ए बी सी में से? ए है कि बी है कि सी है? आ गया ना आंसर? सी ज़्यादा स्टेबल है। फिर कौन है उसके बाद? फिर कौन है? ठीक है, चलो लिख डालो। चलो ये देख लो। चलो फटाफट डिसाइड कर लो स्टेबिलिटी। कोई मोबाइल रखा है क्या? मोबाइल रखा है क्या कोई? हाँ हाँ एक
क्या हो बच्चों, कितना आंसर आया? थर्ड वाले का बताओ। देखो ये साइड में इस कार्बन के पास कुछ भी H नहीं है, हाँ, तो एरोमेटिक में मत देखना, इसका अल्फा H 0 आएगा, ठीक है। दूसरे वाले का बताओ कितना आएगा। बेंजीन साइड में मत देखना, दूसरे साइड में देखना। हाँ बोल, बता ना, आपस में डिस्कस करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ तक हो गया, सबका आ गया। स्टेबिलिटी तो पता किसका ज़्यादा है। चलो इसके बाद में स्विच करूँ। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। कौन बात कर रहा भाई, चुप बैठ जाना दोस्त, नहीं तो देखो आंसर पूछूंगा मैं इसमें, तू बता नहीं पाएगा, फिर लफड़ा हो जाएगा। चलो अब देखते हैं। अभी आपका सिस्टम कार्बोकैटायन नहीं, आपका सिस्टम डबल बॉन्ड है। आपका सिस्टम कौन है? ये आपका सिस्टम है, इसके बाजू में कितना अल्फा है? 3। ये आपका सिस्टम है। डबली बॉन्डेड कार्बन को कौन डायरेक्ट अटैच है? ये अटैच है, ये अटैच है। ये तो इसका अल्फा एच कितना हो रहा है? इसका अल्फा एच कितना हो रहा है? इसका अल्फा एच कितना हो रहा है? ये आपका सिस्टम है, ये एच नहीं आएगा पे। हाँ कितना हो रहा है? 5। अब मिल जाएगी ना स्टेबिलिटी। ABC करके स्टेबिलिटी कर देना, जो भी रहेगा आप देख लेना।
चलो 6 7 8 करो, डायरेक्ट नहीं आएगा, आपस में डिस्कस करना पड़ेगा। कितना आया? 6 में फर्स्ट वाले के पास कितना अल्फा एच है बताओ? 6 में फर्स्ट वाले के पास अल्फा एच कितना है? क्या बोल रहे हैं? अब इतना टाइम लग रहा है बताने के लिए, बोलो जल्दी। 2 कैसे रहे? डबल बॉन्ड को डायरेक्ट वो कार्बन भी अटैच है, ये भी अटैच है ना। 4 आएगा, 4 मिला क्या? 4 नहीं मिला, 4 आएगा ना, 2 ऊपर 2 नीचे। क्या कर रहे हो यार, नहीं मिल रहा है क्या? ये देख रहे भाई, ये आपका सिस्टम है, ये अल्फा है, ये अल्फा, तो इधर 2 है और इधर 2 है ना, ये CH2 है, ये भी CH2 है, तो अल्फा एच कितना आएगा? 4। ये देख, ये सिस्टम है, ये CH3 होता है, ये CH3 होता है, ये CH2, बोलो अल्फा एच कितना है अभी? कैसा दो रे, गधा है क्या रे? ये 3, ये CH3 है यहाँ पे, 3 और 3 6 और ये 4, कितना हो गया? 10। ये मेरा सिस्टम है, ये CH3 है, बोलो क्या आएगा? बोलो अल्फा एच कितना आएगा? 2 और 2 4 और 3 7। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? ए बी सी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? बी, तो बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। इतना नहीं करने को आ रहा है तो क्या करोगे फिर? ये मतलब CH3 होता है ना, मालूम है ना, आई पैक में बताया था ना। सेवेंथ वाले पे, हाँ, ये फर्स्ट, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, बोलो अल्फा एच कितना आएगा अभी? 2 2 3 7 आ जाएगा। अरे ये दोनों सेम है यार, ये ले थोड़ा अलग कर दे। चलो ये थोड़ा अलग कर दिया। चलो आप बताओ, ये देख, इसमें कितना आएगा? ये अल्फा 6 आएगा, ठीक है। ये वाले में बताइए, ये वाले में इसमें कितना आ रहा है? 9 कैसे आ रहा है रे? 8 आएगा ना, ये 2 आएगा ना, ये CH3 है, 4 3 7 और 2 9, 9 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? इसमें ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये लास्ट वाले में कितना आ रहा है? 8।
चलो डन हो गया। अच्छा एक पॉइंट और लिखो, हो गया ना, लिख के समझ गया ना। एक पॉइंट और लिखो, ये अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन is inversely proportional to stability of carbocation. Stability of carboanion is inversely proportional to stability of carbocation. इसके बेसिस पे ज़रा एक क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को बताओ। ठीक है, कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन से उल्टा होती है। चलो कौन बताएगा, कितने एग्जाम्पल हुए तो कितना था 13 ना। बोलो ABC में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट तो कम स्टेबिलिटी। हाँ ठीक है, चलो बताओ जरा अभी, मतलब अभी जिसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी कम करना है। आप अपने हिसाब से देख लो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आना ही चाहिए। बोलो फर्स्ट में कौन आएगा, ABC में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कम हाइपर कॉन्जुगेट। हाँ तो A, फिर B और फिर क्या आएगा C। लिख लो आराम से। इसको भी बेटा आराम से बोला, आराम से, इतना जोर जोर बोलेगा तो कैसे चलेगा। इधर तक सुना, इधर है, आजा। हर्षवर्धन भी गाली देता है, आजा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब रोहित शर्मा विराट कोहली दे रहा है तो तू भी दे दे, आजा 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 जा। मेरे को लगा ये शरीफ बच्चा है रे। अरे तो मतलब तू खाली दिखता शरीफ है। आइए हर्षवर्धन भाई, 15 ट्राई कर, 15। चले भाई, क्या रे, उसको तू बिगाड़ दिया, अच्छे बच्चों को तू बिगाड़ता जा रहा है यार। ठीक है कोई बात नहीं, तू ही बिगाड़ा रहेगा उसको, मालूम है मेरे को, मैं सुन लिया ना इसके लिए। जाने देना, छोड़ना है भाई, रहने देना, रहने देना, तेरे को क्यों लेना। इसके बाद तू आगे कर।
अभी तुम लोग वापस अपनी पुरानी वाली औकात में आ गए हो अभी, ठीक है। तो एक तू आएगा, इसके बाद फिर तू आएगा। बरोबर है, बरोबर है। उसमें कितना आएगा? 2 3। हाँ, तो वहाँ पे लिख ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। फाइव कैसे आए? 2 उधर है और एक मिनट यहाँ पे 1 है ना, तो 3 आएगा। कैसे 2 आएगा? एक आधा है करे तू, एक लिखना तू, 3 यहाँ पे 2 है ना, CH2, और ये एक H लगाया ना, ये क्या लगाया ना इसको H, तो स्टेबिलिटी किसकी आएगी? B और C इससे ज़्यादा आएंगे ना, वो एरो का साइन बदल दे। हाँ, उसको ब्रैकेट में डाल दे, B इक्वल टू सी को, B इक्वल टू सी को ब्रैकेट में डाल दे। हाँ, जाओ और भेज उसको। चल तू आ, 12th वाला कर तू। कार्बो आयन है, कार्बोकटायन का उल्टा स्टेबिलिटी करना है उसको। हाँ, तुम लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है? ऑफलाइन यहाँ पे देते ना, पेन पेपर वाला देते ना। डैट जो होता है, डैट नहीं देते हो तुम लोग? डैट ऑनलाइन तो कभी रोज होता है, ऑल्टरनेटिव। उसमें कैसे मार्क्स आते हैं? बेकार, कुछ खास नहीं आते हैं। उसका पेपर भी नोट, उसका भी मार्क्स लोग लिख के रखते हैं और पेरेंट्स मीटिंग में दिखाते हैं। नहीं दिया तो ऑब्सेंट में दिखाते हैं। तो क्या बोलते हैं दोस्त? ए सही किया है क्या इसने? ऑर्डर लिख, सी सबसे ज़्यादा, उसकी हाइपर कॉन्जुगेट कम। जा, सही है, जाओ, थैंक यू। पीछे वाले भाई, चल भाई आजा तू। आइए, 16।
समझ गया अभी तू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक टॉपिक समझ गया ना, हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म होता है यहाँ पे। आई होप सबको समझ में आ गया है, ऐसा तो कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझा ना। तो ये चैप्टर को अपन छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके करेंगे तो अपने को बड़ा नहीं लगेगा। तो हर लेक्चर में 2-3 कॉन्सेप्ट तो तुमको पढ़ा के ही दूंगा, एक कॉन्सेप्ट आज का लेक्चर का खत्म हो, समझ गया अच्छे से। अब मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। छोटा कॉन्सेप्ट है, हेडिंग राइट ऑन, लेकिन जेई के हिसाब से बड़ा है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं इसको? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। मतलब ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस शॉर्टकट में बताऊं कि लॉन्ग कट में? सीधा सीधा मेरा एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, क्वेश्चन देख के एमसीक्यू जरा पर अब सॉल्व होना चाहिए। तो शॉर्टकट लिख लो। रुको पहले एक दो स्ट्रक्चर बताता हूँ। किसी ने मेरे को पूछा बेंजीन में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, नैफ्थलीन में कितना है, एंथ्रासीन में कितना है। अच्छा, ये कंपाउंड का तो नाम मालूम है ना आपको? कुछ क्वेश्चन आते हैं पता है आपको एग्जाम में, इंटीजर टाइप, राइट द नियरेस्ट वैल्यू, है ना, ऐसा करके आ जाता है ना। तो वो टाइप के क्वेश्चन में ये आता है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला लिख लो ब्रैकेट में, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। क्या लिखा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस। तो पहले वाले का आंसर बताओ क्या आएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो बताओ मेरे को पहले वाले का आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? और एक नोट लिख लेना, लोन पेयर को भी पाई बॉन्ड लिया जाएगा। नोट क्या बोल रहा हूँ मैं? लोन पेयर को भी पाई बॉन्ड लिया जाएगा, पहले बोल रहा हूँ। चलो आओ, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं लिखने का कैसे। चलो बच्चे लोगों, भाई डी यू इक्वल टू पाई बॉन्ड कितना है? 3, रिंग तो एक ही है ना, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होएगा? 4, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। बातें मत करे दोस्त। पाई बॉन्ड इसके कितने हैं? एक इनोरे पाई बॉन्ड कितना है? 7, और रिंग कितना है? तो इसकी डी यू कितनी हो गई? समझ गया? चलो कर लो अभी। सेकेंड थर्ड सेम है। अरे यार वो नैफ्थलीन बनाना था, एंथ्रासीन हो गए। रुक, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। हो गया क्या? कितने आंसर? सारे आंसर निकाल लिए? थर्ड वाले का कितना है? 7, फोर्थ अभी अपने को हर बार स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा, तब क्या करेंगे देखते हैं।
चलो डन। अरे तेरा तो सब बाकी, आराम से कर, तू आराम से कर, कोई गाय मत कर। क्या बोलता है दोस्त, सब हो गया धैर्य, समझ में आ रहा है? जीओसी धीरे धीरे समझेगा। आई वे के पी ए के तो आया क्यों नहीं? ये लोग सब अपने डाउट क्लियर करके लेके ला। अपने दोस्त के साथ में डिस्कस नहीं किया तूने? नहीं तू करने का ना अपने दोस्त के साथ में डिस्कस यार। तूने पढ़ाई चालू किया? हाँ, अभी केमिकल हुआ सुबह, अभी आएगा करूँगा। आर्यन अभिषेक तेरा चालू हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तूने किया कुछ भी करके 50 के ऊपर लेके आ मार्क्स। हाँ, एन फैक्टर निकालने नहीं आ रहा है। सैटरडे दो पाई बॉन्ड, एक रिंग, 3 बोल। ला, क्या बोला है? ये ना, पेन दे, पेंसिल दे, पेंसिल दे। ये CH को क्लोरीन भी है। पहले तो 2 कार्बन है तो मैं इथेन तो पीछे लिखूंगा। 3 फ्लोरो है, 1 क्लोरो 1 ब्रोमो है। अल्फाबेटिकली क्या पहले लिखूंगा मैं? ब्रोमो, बराबर है। तो नंबरिंग कहाँ से करेगा? 1 2, तो ऐसा किधर होना चाहिए? 2,2,2 ट्राई फ्लोरो, ऐसा किधर है देख, बराबर है। यही आंसर है, यही आंसर है। थर्ड वाला टिक किया गलत है, ये आंसर है, समझा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2,2,3 ट्राई फ्लोरो इथेन। और ये तो गलती तो कर रहा है, इसको पहले ब्रेक करके लिखना। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। 1 2 3 4 5, 2,4 डाइथाइल पेंटेन है ना? एक मिनट, हाँ 1 2 3 4 5 6, बराबर ना? ठीक है, मैंने गलत किया है। 1 2 3 आएगा ना? एक मिनट ऐसे देखना, 1 2 3 4 और ये 5 6, ये आंसर है। ठीक है, और बताओ। गधा है क्या रे? इधर कोई नंबरिंग क्या? नंबरिंग कार्बन से होती है, ऑक्सीजन से थोड़ी होती है। 1 2 3 4 5, तो 2 इन होना चाहिए और 1 ओल होना चाहिए। तो 2 इन 1 ओल कौन से ऑप्शन में देख, है कि नहीं है? वही आंसर है, बराबर ना? और ये प्रोपेन अमाइन तो आएगा। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, देख किधर है? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, समझा? फिर ये वाला है टू इन अल आना चाहिए।
तो 2 इन अल किस में आ रहा है? डाई इन आना चाहिए, डाई इन 1,4 डाई इन अल, ठीक है। बरोबर है ना? for 3 gluten. ठीक है, और कौन सा है? रुक, थोड़ा और सवाल दे के आता हूँ। ये हो गया। अब नोट लिखो, नोट। इफ, नोट लिख, if structural formula of compound is not given, if structural formula of compound is not given, then if structural formula of compound is not given, then degree of unsaturation, if structural formula of compound is not given, then degree of unsaturation can be calculated by using formula. If structural formula of compound is not given, then degree of unsaturation can be calculated by using formula. ये लिख लो, can be calculated by using formula this, ये लिख के लो, c minus h by 2 minus x by 2 plus n by 2 plus 1. अभी ना मैं इसको क्रॉस चेक करूँगा, मैं ना फॉर्मूला क्रॉस चेक करूँगा सही है कि गलत है ना। ऐसे अगर आप कुछ भी फॉर्मूला दोगे हम लोग मान थोड़ी लेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। क्रॉस चेक करते पहले प्रूफ करता हूँ कि फॉर्मूला जो दिया वो सही है, फॉर्मूला बराबर काम कर रहा है। आओ चलो, ए बच्चे लोग, जैसे कि बेंजीन, आपको इसका पहले से ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम है। चेक करो बेंजीन का कितना है, बेंजीन का कितना है 4। वो स्ट्रक्चर दिया था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 4 आना चाहिए। अगर 4 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर गलत फॉर्मूला है। बंद कर दूंगा लेक्चर यहाँ पे। चलो, अब तुम तो बना रहे हो, हाँ सर रॉन्ग आ जाओ और आप बंद करो, जाए हम लोग घर पे भी। कार्बन कितना है 6, बरोबर है। हाइड्रोजन कितना है 6/2। हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन है ही नहीं, और +1। 6 - 3 ये है ही नहीं तो 0, और +1 कितना हो गया, कितना आया 4 आया कि नहीं आया। अब स्ट्रक्चर में भी देखो 4 ही था, बेंजीन का स्ट्रक्चर में भी देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था 4। तो अब मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आपको उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, ठीक है। चलो निकाला भी सबका, नहीं आएगा तो मेरे को पूछना। दूसरे का आएगा, दूसरे वाले का। ए भाई दूसरे का देख, क्या फॉर्मूला है N2H4CO निकालना, N2H4CO निकालो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बताओ क्या सेकंड वाले का आया कि निकाल के बताना पड़ेगा। सेकंड वाले का बोलो भाई। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3 का है रे हाइड्रोजन, N2H4CO। अरे यार शिट, यूरिया का फॉर्मूला गलत लिख दिया। 1 मिनट टाइम प्लीज। हाँ ए यार प्लीज यार, ऐसा दो यार फॉर्मूला। चलो x/2 तो 0/2। नाइट्रोजन कितना है 2, 2/2 + 1 कितना आएगा, एक ही कार्बन है। क्या हो रहा है यार,
1 आना चाहिए। देख एक ही डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड इक्वल एक डबल बॉन्ड है, इसका आंसर एक आना चाहिए। देखो एक आ रहा है क्या, क्योंकि मैं तो फॉर्मूला देख के बता रहा हूँ, एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक ही आना चाहिए। एक आ रहा है ना, कर दो चलो। एक आ रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा है यार भाई, एक ही आएगा। चलो ठीक है, ये फटाफट निकालो। क्या बोलते हो, आ गया सब? सब मिल गया? ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया अपना, और हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट लिखो। इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो स्टाइलस किधर तो रख दिया हमें, देखो ना इधर किधर। इन केस ऑफ 3D स्ट्रक्चर, degree of unsaturation can be calculated by using formula. In case of 3-dimensional structure, degree of unsaturation can be calculated by using formula. Number of phase minus 1. Number of phase minus 1. क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फेज माइनस 1, ठीक है। नंबर ऑफ फेज PHASE, हाँ मतलब मैं बताऊंगा ना यार, सब तू बता देगा तो मैं क्या करने आ रहा हूँ फिर यहाँ पे। नंबर ऑफ फेज माइनस 1, ठीक है। अभी आपको सवाल पूछेंगे, लिखो सवाल। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन क्यूबेन, नहीं है। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन क्यूबेन। ये मेरा स्टाइलस किधर छोड़ दिया क्या, बेंच पे देख जरा। चोरी हो गया तब भी पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, भले तू मेरा स्टाइलस ले लिया तब भी पढ़ाऊंगा, उंगली से लिख के पढ़ाऊंगा। क्या लिखा है? क्यूबेन। ये क्या फालतू गिरे, क्यूबेन क्या होता है? देख क्यूब तो मालूम है ना, क्यूब, क्यूब मालूम है कि नहीं? 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है क्यूब। ये क्यूब हो गया। क्यूबेन क्यों बोला? क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है? क्यूब, और सिंगल बॉन्ड है तो क्यूबेन, ठीक है। मान लो कि डाइस, डाइस में मैक्सिमम नंबर कितना आता है? 2 3 4 5 6 कितना आता है? 6। तो 6 फेज है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे आमने, ठीक है, सामने वाला, ठीक है। तो 6, तो क्या आएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ फेज माइनस 1, बोलो क्या आएगा? नंबर ऑफ फेज माइनस 1, तो कितना आएगा? 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। इसका DU कितना आ गया? 5। एक है प्रिज्मेन। प्रिज्मेन, प्रिज्मेन क्या होता है? ये कैसा होता है? ये कैसा होता है रे बाबा? ये कैसा होता है प्रिज्मेन? ये कितना इसमें समझ में नहीं आएगा ना, इसे नहीं समझ में आ रहा था, इधर दे, ऐसा तेरा बुक रख, बराबर है। ये प्रिज्म हो गया, बराबर ना? प्रिज्म हो गया। 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, समझा? तो प्रिज्मेन तो कितना होएगा? 5 माइनस 1 4, समझा ना? ये प्रिज्मेन है, ऐसा रखा हो बुक, इधर 1 फेज, 2 फेज, 3 4 5। प्रिज्मेन का स्ट्रक्चर बना ले। तो कितना आएगा? 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4 आएगा।
समझ गया कि नहीं समझ गया? ये वाला मत बनाना। समझ गया ना? देखो, समझ गया दोस्त? समझा बाबू? देखो अच्छे से, तू जल्दी टकलावे करे। सही बोलो, तेरा हेयर इंटेंसिटी बहुत कम है। अभी भी चांस है, देख ले क्या क्या कर सकते हैं तो। अभी भी चांस है, देख ले। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। क्या लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग? लिखो। अभी कुछ चीज़ें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जैसे कार्बोकटायन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो याद है क्या तुमको? थोड़ा बहुत याद है कि पूरा पूरा याद है? पूरा कर लेते। लिखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोकटायन एंड कार्बन आयन। डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखेंगे। एक पूरा पेज ले लो, एक साइड कार्बोकटायन, एक साइड कार्बन आयन। पहले भी लिखाया था पर भूल गए रहोगे अभी तक। वो जीओसी में आता है तो पढ़ लेते। जाने दे बेटा, पेज मत पलट। याद है क्या क्या लिखाया था कार्बोकटायन के बारे में? लिखते ना, चल जाने दे, जो भी रहेगा। लिखो, कार्बोकटायन एक साइड में लिखो, एक साइड में लिखा देता हूँ, दूसरा तुम लिख लो खुद से। कार्बोकटायन तो लिखो, फर्स्ट पॉइंट कार्बोकटायन में लिखो, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज सेंटर। हाँ लिखाया है पर अभी क्या कर लेते गए, याद नहीं है ना। और जीओसी में आता है कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज सेंटर। ठीक है, ऐसा लिख ले, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। 3 बॉन्ड है तो कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज्ड? sp2। बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल कितना? 120। ज्योमेट्री क्या आएगा? 120 में ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। 3 बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में? 6। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। Six electron in its valence shell. फिर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बोकटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? लेगा। लेगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के एक्सेप्टर। एक्सेप्टर तो लुईस एसिड की लुईस बेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा ना तो लुईस एसिड होगा ना, लुईस एसिड। याद हो गया सब? वापस से यादें ताज़ा हो गई। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? हाँ, तो कार्बोकटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल। सब उल्टा कर देंगे तो कार्बन आयन आ जाएगा।
पूरा का पूरा रिवर्स कर दो, कार्बन आयन आ जाएगा। हो गया क्या? डन। कौन है रे भाई, किसको इतना मजा आ रहा है? कार्बन आयन वाला सब उल्टा कर दो। चलो क्या आएगा? कार्बन विथ नेगेटिव सेंटर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109.5, ट्राइगोनल प्लेनार नहीं, कैसा? टेट्राहेड्रल, पिरामिडल ज्योमेट्री भी लिख सकते हो। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्योंकि लोन पेयर है। 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस बेस, न्यूक्लियोफाइल। 109 है तो 107 है। ठीक है, 107 है ना? 109.5, 107। हाँ, एक लोन पेयर है ना तो थोड़ा कम हो जाएगा, 2.5 डिग्री कम। चलो अपना वो निकालो, मॉड्यूल दे दो ज़रा। एक मॉड्यूल लेके आने का हर लेक्चर में विदाउट फेल। चलो आओ थोड़ा एमसीक्यूज करते हैं, थियरी बोर हो रहा है अभी। जीओसी है ना, जीओसी आइसोमेरिज्म में जीओसी में ही पढ़ाऊंगा ना। आइसोमेरिज्म नहीं हुआ है ना अभी, कुछ भी अपना चालू करूंगा कल परसों में। आओ डीपीपी 1 पेज नंबर 100। दे पेंसिल दे, पेज नंबर 100 पे आओ, 100 पे। क्वेश्चन नंबर 7, 7 करो, 7। टेंथ क्वेश्चन, 10th, 11, 13, 14, 14 लिखा। 15, 15 आज ही पढ़ाया हूँ मैं। 16, 18 और 19। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा कैसे करके आया, तो डायरेक्ट आंसर टिक नहीं करने का, इधर उधर से देख के समझ, और नहीं आएगा ना तो मेरे को पूछ। चलो ये किसका बुक है? इतना क्वेश्चन स्टार्ट करो ज़रा, चलो ट्राई करो, ट्राई कर भाई। टेंथ वाला नहीं आ रहा है। होमोलिटिक फिजन मतलब क्या होएगा पता है बेटा? ये देख, ये ब्रेक करेगी ना तो फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? और जब हेटेरोलिटिक फिजन होगा ना तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड ले लेगा। मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखा है होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, केमिकल बॉन्डिंग में चेक करो। नहीं लिखा है? लिखा है रहेगा, देखो लिखा है। क्या बात कर रहे हैं? होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन नहीं। होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल बनेगा और इसमें प्लस और माइनस बनेगा। ठीक है, इतने से आंसर मिल जाएगा। देखो फिलहाल अगले लेक्चर में याद दिलाना है, अगले लेक्चर में याद दिलाना कि मेरे को बॉन्ड फ्यूजन सिखाने का है।
सैटरडे को पहले यही याद दिलाना, बॉन्ड फ्यूजन सिखाऊंगा। मिल गया आंसर? 10th वाला मिला क्या बेटा? देख, इतना बताने पे आंसर मिलेगा। अगले लेक्चर में डिटेल में लिखाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, ये इधर से हिंट लेना। तू खुद देख लेना। फ्री रेडिकल बन रहा है कि आयंस बन रहा है? दिखा कहाँ है? ए स्टूडेंट, एक मिनट, 10th वाले पे आओ ना, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 10th वाले पे आओ, 10th वाले पे। CS3 CS2 Cl अंडरगोज होमोलिटिक फ्यूजन। है भाई, इधर देख, बात मत करे। अगर इसका होमोलिटिक फ्यूजन होगा, क्या होगा इसका? होमोलिटिक फ्यूजन क्या प्रोड्यूस करता है? फ्री रेडिकल। क्या प्रोड्यूस करता है? तो कहाँ पे फ्री रेडिकल है? दोनों फ्री रेडिकल होने चाहिए। वहाँ पे लिख दो, होमोलिटिक फ्यूजन विल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। ठीक है, एक ऐसा तुम्हारे समझने के लिए ऐसा करके लिख लो। तो दोनों फ्री रेडिकल होने चाहिए। कहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है? कौन से ऑप्शन में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है वो देखो जरा। अगले लेक्चर में ये डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं। यहाँ तो अभी आंसर मिला कि नहीं मिला? यस, बिल्कुल चाहिए। मिला आंसर? एक और देना, एक और। थैंक यू भैया। चाय पिएगा? मिला क्या 10th का? सीटी बैच में आपकी कोई फ्रेंड है? कोई नहीं है तेरा? कोई दोस्त है सीटी बैच में? कौन है? निधि पटेल। और तेरा नाम क्या है? कल मेरा लेक्चर है सीटी बैच में, कल वो मेरे को मिलने वाली है। डराया तो नहीं है ना तूने वो लोग को? कल मेरा पहला लेक्चर है। रश्मि की दोस्त है, अश्मी नाम है उसका। ठीक है, निध, ठीक है। क्या हुआ 11th का? अपने दोस्तों को पूछ पहले। इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, चार्ज वाला कंपाउंड, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। एक भी आया कि एक भी नहीं आ रहा है? एक दो आया ना? आ रहा है ना? धैर्य, ओ धैर्य बाबा, कितना आया? आया। क्या आगे पीछे सेंटेंस पढ़। कार्बो अनायन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना यार। ए 2 बार डबल बॉन्ड, वो बाद में जब आएगा तब बताऊंगा। ए बच्चों लोग, ऑक्टेट कंप्लीट किस में होता है? कार्बोकटायन में कि कार्बो अनायन में? अभी लिखा है ना। 16 नहीं आ रहा है? पहले अपने दोस्तों को पूछ, किसी को आगे पीछे किसी को पूछ 16 आ रहा है क्या? नहीं, मेरे को डायरेक्ट मैं नहीं बताऊंगा, पहले दोस्तों को पूछ। अच्छा ला बताता हूँ, छोड़। क्या है क्वेश्चन बताओ। रेजोनेंस पढ़ाया ना? रेजोनेंस निकाल पहले।
पाई भाई रेजोनेंस क्या होता है? डी लोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है? तो करना, फिर मेरे को क्यों पूछ रहा है? अब ऑप्शन भी देख, ऑप्शन भी देख, तो फिर यार क्यों पूछ रहा है? फोर्टीन वाला नहीं आया, क्या क्वेश्चन है 14 वाला? 14 वाला आया तेरे को? आया देखो 14 क्या है? शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहेगा वो शॉर्टेस्ट है। क्या है यार सिडेल, इजी वाला पूछेगी। मिल गया आंसर? शॉर्टेस्ट सिंगल बॉन्ड लेंथ। चला बताता हूँ, ये थोड़ा बैग हटाओ। शॉर्टेस्ट सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड का लेंथ कम होना चाहिए, तो किस में होएगा बताओ? ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से खींचेगा यहाँ से खींचेगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगा, बराबर है? यहाँ से खींच रहा है यहाँ से खींच रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यहाँ से खींच रहा है यहाँ से खींच रहा है। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। देख इसका आंसर देख, ये है क्या? फोर्थ आंसर है क्या? पीछे चेक कर, तो पहले देखना पड़ेगा, लॉजिक देखना पड़ेगा। इसमें कितना पाई बॉन्ड है? दे पाई बॉन्ड देखना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट क्या बोला है? सिंगल बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond order, ठीक है? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्या कार्बन एटम कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये दोनों में से एक आंसर होगा, बराबर है? 4 वाला नहीं होएगा, क्या होएगा? 3 वाला होएगा, क्योंकि कार्बन क्या है? कम है। अब 3 वाले में किस में ज़्यादा होएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखने का, दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होएगी उसका बॉन्ड लेंथ क्या होएगा? ज़्यादा होएगा। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन की कम है कि ऑक्सीजन की कम है? हाँ, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन वाला क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है? समझा? बाकी कितने आ गए? देखो थोड़े बहुत आ गए। हाँ, एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? रेजोनेंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। मीजोमेरिक इफेक्ट उसी को बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट हो। फोर्टीन वाला शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो पहले जिसमें कार्बन एटम कम होएगा उसका लेंथ कम होएगा। तो ए और डी तो चला जाता है, 4 कार्बन है। बी और सी में 3 कार्बन है, बराबर है? अब उसमें 2 है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन है। सो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो खींचेगा, तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी कम होगी वो आंसर होगा। किसकी कम है? ऑक्सीजन की कि नाइट्रोजन की? बी और सी, कार्बन और उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन की। तो पीछे चेक कर आंसर। समझा? लास्ट बेंच सॉल्व कर बेटा। हो गया सब? हाँ बोल।
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा कम, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की कि ऑक्सीजन की? ए हो गए क्या? चलो आगे देता हूं, अभी इसके बाद वाला नेक्स्ट वन लिखो। ला इधर दे, चेक कर ले, पहले आंसर चेक कर ले, चेक कर आंसर चेक कर, बराबर ना? ये वाला आया, थर्टीन का आंसर क्या है? 13 का मैच हो रहा है क्या? देखो आज ही पढ़ा है, मैच हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस, और रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन सिग्मा बॉन्ड होता है कि पाई बॉन्ड होता है? पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, देख है क्या ऑप्शन में, है ना? ठीक है, तो टिक कर। 19 का 19, फिफ्थ का क्या है बेटा? तो समझा नहीं पड़ा था, क्या बोला है? फिफ्थ वाला समझाओ ना। फिफ्थ वाला दिया था क्या मैंने? नहीं, तो अभी हुआ नहीं है ना, इसके लिए नहीं दिया है ना। ये सब टॉपिक है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ हुआ है अभी, अच्छा बाकी है ना? जो हुआ है उसके हिसाब से दिया है ना। देख ए चल भाई, हो गया लिख के। ए स्टूडेंट, पेज नंबर 104 पे आओ, पेज नंबर 104। और एक मेरे को तुमको एक बात बताने का है 104 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ना, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन, एक रूल लिख लेना, अगर ब्रिज हेड पे कार्बोकटायन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ब्रिज हेड पे कार्बोकटायन है उसकी स्टेबिलिटी कम, वॉट एवर द नेचर ऑफ कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी रहो, ब्रिज हेड पे कार्बोकटायन है स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ब्रिज हेड पे कार्बोकटायन कौन से क्वेश्चन में है? देखो कौन से ऑप्शन में है? 4 ब्रिज हेड पे है तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी? सबसे कम, है ना? तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी ब्रिज हेड वाले की सबसे कम, तो सबसे कम वाला ऑप्शन में देखो पीछे 1, और मतलब 1 की स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी, तो ऑप्शन में देखो 1 पे सबसे कम कहाँ पे दिया है, चेक करो जरा। हाँ, तो 3 और 4 में से कोई आंसर है क्या? देख पहले वो चेक कर, फिर बाद में आगे का बात करेंगे। 3 और 4 में से कुछ ऑप्शन में है कि नहीं है? क्या दिया है पहले देख तो, क्या दिया है समझा? तो ब्रिज हेड पे रहेगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम। अब बाकी का आप मैनेज कर सकते हो हाइपर कॉन्जुगेट निकाल के।